हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। सुपरवाइजर स्पेशलाइजेशन का पोर्शन हम डिस्कस कर रहे थे। दो पार्ट्स में ये लेक्चर्स चल रहे हैं। एक में हम यूनिट 1 डिस्कस कर रहे हैं, एक में हम यूनिट 6 डिस्कस कर रहे हैं। तो आज स्कीम्स को कॉन्टिन्यूएशन में आज हम जो स्कीम कवर करेंगे वो करेंगे ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी स्कीम। आपके सिलेबस में मेंशन है। मतलब इन स्कीम्स में हमें क्या करना है, एक तो ओल्ड एज रिलेटेड क्या क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, स्कीम्स हैं, उसको डिस्कस करना है, और डिसेबिलिटी के रिलेटेड। ठीक है, जब भी कोई डिसेबिलिटी हो जाती है उसके बेसिस में कितने परसेंट डिसेबिलिटी पे कितना पैसा मिलता है, ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, आज जो लेक्चर है इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपको होमवर्क देने के लिए। तो आप एक काम करोगे, आप कमेंट सेक्शन में कहाँ कहाँ से आप बिलोंग करते हो अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम ज़रूर लिखना। ठीक है, हम भी देखेंगे कहाँ कहाँ से बच्चे जो हैं हमसे जुड़े हुए हैं। तो आपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम आज के लेक्चर के एंड में आपने ज़रूर लिखना है कमेंट सेक्शन में। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं ये जो ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी स्कीम्स हैं, इनका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न और एक्ट क्या है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इनके बारे में लिखा हुआ है कि ओल्ड एज या डिसेबिलिटी के लिए कुछ स्कीम्स होनी चाहिए। तो इसकी बैकिंग कहाँ से है वो हम समझेंगे। तो देखो, ये जो स्टेटमेंट है ना, अगर आपने पॉलिटी वाले लेक्चर्स देखे होंगे, आपने देखा होगा डीपीएसपीस के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं हमारे पार्ट 4 में, ठीक है, पार्ट 4 में है 36 से लेके 51 तक। ठीक है, इसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 41। ठीक है, आर्टिकल 41 में जो है ये चीज़ लिखी गई है। तो कहाँ पर ये, कहाँ से इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसमें जो आर्टिकल 41 है वहाँ पे एक चीज़ लिखी है, द स्टेट शेल विद इन द लिमिट ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट। मतलब स्टेट मतलब गवर्नमेंट की बात हो रही है, इंडिया की गवर्नमेंट की बात हो, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, ये इंडिया एज अ होल गवर्नमेंट की बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि जो भी गवर्नमेंट है वो अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कुछ प्रोविज़न लाएगी फॉर सिक्योरिंग राइट टू वर्क, ताकि सबको काम करने का हक मिले, एजुकेशन मिले, और पब्लिक असिस्टेंस, ये लाइन ध्यान से देखना, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो हेल्प करेगी लोगों की, कैश के फॉर्म में भी हो सकती है और भी डिफरेंट फॉर्म में हेल्प करेगी लोगों की, जो अनएम्प्लॉयड है, जो ओल्ड एज है, जिनकी जो सिक हैं, बीमार हैं, और जो डिसेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ओल्ड एज वाले भी कवर हो रहे हैं और डिसेबलमेंट वाले भी कवर हो रहे हैं। एंड इन अदर केस ऑफ अनडिजर्व्ड वांट, और अगर जो गवर्नमेंट को लगेगा कि इसकी भी मदद करनी चाहिए तो गवर्नमेंट उसकी मदद करेगी। ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो यहीं से कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है, यहीं से एक्ट बनते हैं किसके रिलेटेड, ओल्ड एज और डिसेबिलिटी के रिलेटेड। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग आपके बारे में आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ये गवर्नमेंट पे कंपलसरी है कि वो ओल्ड एज और डिसेबिलिटी के रिलेटेड स्कीम लाए। तो इसका आंसर है नो। कंपलसरी क्यों नहीं है, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होती है वो कोर्ट द्वारा, जरूरी नहीं है कि अगर वो गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो आप कोर्ट में चले जाओगे। फॉर एग्जांपल जैसे फंडामेंटल राइट के केस में होता है, ये एक तरह की इंस्ट्रक्शंस होती है गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट को ऐसा काम करना चाहिए। अब गवर्नमेंट की मर्जी है वो करे या ना करे। तो डीपीएसपी के बारे में ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में क्या देखा कि आर्टिकल 41, उसमें ये चीज़ मेंशन है कि स्टेट जो है, मतलब गवर्नमेंट जो है, वो अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से ओल्ड एज, अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस और डिसेबलमेंट के लिए कुछ पब्लिक असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर और देखो क्या इसके रिलेटेड एक्ट्स है। एक सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट है, रिलीफ ऑफ डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल। मतलब एक रिलीफ होना चाहिए, कुछ पैकेज होना चाहिए डिसेबल और अनएम्प्लॉयबल के लिए, इज स्पेसिफाइड इन स्टेट लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो 12 शेड्यूल है उसमें जो 7 शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट है। फर्स्ट वन इज यूनियन लिस्ट, ठीक है, सेकेंड वन इज स्टेट लिस्ट, एंड थर्ड वन इज कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं, मतलब वो चीज़ें आती हैं जिनमें यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। स्टेट लिस्ट में वो आते हैं जिनमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट में वो आते हैं जिनमें दोनों लॉज बना सकते हैं। अब स्टेट लिस्ट में एक चीज़ लिखी गई है कि जो रिलीफ होगा डिसेबल और अनएम्प्लॉयबल के लिए वो स्टेट सब्जेक्ट है। इसका मतलब इसमें कौन लॉ बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। तो यहाँ से भी बैकिंग है। एक तो यहाँ पर देखी हमने बैकिंग, और दूसरी हमने ये बैकिंग भी समझ ली कि जो रिलीफ ऑफ डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयमेंट है, देखो यहाँ पे डिसेबल की बात हो रही है, वो स्टेट लिस्ट में है 7 शेड्यूल के। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। उसके साथ कुछ एक्ट्स भी हैं जो डिसेबिलिटीज़ के साथ डील करते हैं। एक है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। तो 1995 में एक एक्ट आया, इस एक्ट का नाम है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, जिनको PWDs जिन्हें कहते हैं, जिनमें कुछ डिसेबिलिटीज़ होते हैं, उनके लिए ये एक्ट है। उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले हर फील्ड में, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और उनकी फुल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए हर फील्ड में। देखो आपने देखा होगा
हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती है जो डिसेबिलिटीज़ वाले होते हैं, ठीक है, जिनमें कोई डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। तो आपने देखा होगा जैसे आईएएस ऑफिसर्स भी बनते हैं इस तरह से, तो मतलब उनको रिजर्वेशन एक काइंड ऑफ मिलती है। तो इसमें क्या हो रहा है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, उनकी पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट है, इसको जो है रिप्लेस करा गया 2016 में किसके साथ, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट। तो पहले ये था पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट, इसको रिप्लेस किया गया राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में, और इसके एम्बेड को बढ़ाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिसेबल पर्सन को कवर किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो 2016 का एक्ट था, ये फोर्स में आया था 19 अप्रैल 2017 में। एक पेन नोटबुक साथ लेके बैठो, जो जो चीज़ें मैं एडिशनली बोल रहा हूँ वो भी पेन डाउन करते चलो, अपने हाथ से नोट्स बनाओ, शॉर्ट पीडीएफ तो शेयर हो जाएगी, आप उसकी हेल्प से रिवाइज कर सकते हो, बट शॉर्ट नोट्स जो है वो ज़रूर बनाओ, ताकि आपको ना एक बार आप सुनते हो साथ साथ अगर लिख देते हो वो चीज़ें आपके माइंड में फिक्स होना शुरू हो जाती है। तो अभी तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन बैकिंग पढ़ी, जिसमें हमने देखा एक तो ये डीपीएसपी में आर्टिकल 41 में मेंशन है, दूसरा स्टेट सब्जेक्ट में भी इसका इंक्लूजन है, और 2 एक्ट देखे जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ एसोसिएटेड है। अब हम देखेंगे कि क्या क्या प्रोग्राम है जो ओल्ड एज, ध्यान से सुनो, जो ओल्ड एज और डिसेबिलिटीज का डील करते हैं। और पहले देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम, देन देखेंगे हमारी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट कौन कौन से प्रोग्राम ले आए, तो होलिस्टिक वे में इस टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, मतलब नेशनल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए, मतलब एक हेल्प प्रोवाइड की जा रही है, उस प्रोग्राम को बोलते हैं नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। सबसे पहले कोई भी स्कीम पढ़ो, आपको पता होना चाहिए कि वो सेंट्रल सेक्टर है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये कौन सी स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसा देती है और स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा देती है। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो क्या करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंट, मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंट का मतलब पैसे प्रोवाइड करेंगे किसको, एल्डरली को, मतलब ओल्ड एज वाले लोगों को, विडोज को, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो है बिलोंग करते हैं। ये चीज़ ध्यान से याद रखना कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन बिलोंग करते हैं, ओल्ड एज वाले लोग, विडोज जो वुमेन आ गई, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है अंडर नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देखो इसके साथ साथ ना एक तो एग्जाम के लिए आपकी तैयारी हो जाएगी, प्लस आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। आपने एक काम ज़रूर करना है, जब आप ये सारा पढ़ लोगे ना, आपने अपने लोकेलिटी में अगर कोई पर्सन है जो ओल्ड एज में है या डिसेबल है और वो इन स्कीम्स का बेनिफिट नहीं उठा रहा है, आपने उनको गाइड ज़रूर करना है कि वो इन स्कीम्स का बेनिफिट उठाएं, ठीक है। ये हमारा एक मॉरल भी बनती है, ड्यूटी टुवर्ड्स अवर सोसाइटी। तो ये भी हम साथ साथ करेंगे, प्रिपरेशन तो करेंगे, प्लस साथ साथ अपनी लोकेलिटी में अगर कोई पर्सन ओल्ड एज में है और जो आज हम स्कीम पढ़ेंगे उनका बेनिफिट नहीं उठा रहे, तो आपकी ये प्राइम ड्यूटी बनती है कि उनको ये समझाना कि इस तरह से आपके लिए स्कीम है और आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। अब देखो जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, ये 1995 में लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था, 1995 में। और इसके 3 कंपोनेंट थे। इसके कितने कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट थे। सबसे पहला नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, तो सबसे पहला कौन सा है, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ये ओल्ड एज के लिए है। सेकंड था नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, फैमिली बेनिफिट स्कीम के लिए, एंड नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। तो ये 3 स्कीम्स लॉन्च हुई थी। 3 कंपोनेंट थे, किसके थे, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है। कब लॉन्च हुए थे, 1995 में। एक था नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम और नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। हमारे काम का क्या है एग्जाम के लिए, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इसको इन डेप्थ हम करेंगे। क्यों, क्योंकि आपके सिलेबस में ओल्ड एज और डिसेबिलिटी है, ठीक है, उसके रिलेटेड स्कीम है। तो इस स्कीम को अब हम इन डेप्थ जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पर हम है नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम की बात करें। नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम का नेम जो है वो रीनेम किया एज इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। इसका मतलब पहले इसका नाम था सिर्फ नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। पहले हम ना थोड़ी ना नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम की बैकग्राउंड देख लेते हैं, उसके बाद ना ये सारे फैक्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, जो नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम 1995 में जब लॉन्च हुई थी, ये एज अ पायलट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। पायलट प्रोग्राम वो होता है कि पहले आप थोड़े सेक्टर को कवर करोगे, धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। पहले थोड़ी डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट करना है, फिर और बढ़ाते जाना है। तो एज अ पायलट प्रोग्राम ये स्टार्ट हुआ था, लिमिटेड इसका स्कोप था। फिर 2007 में क्या होता है, ये साथ साथ लिखते चलो, 2007 में क्या होता है, इस स्कीम को एक्सटेंड किया जाता है। पहले थोड़े लोग कवर किए थे, फिर सभी वो इंडिविजुअल जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, सभी वो इंडिविजुअल जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन सबको कवर किया गया 2007 में इस स्कीम में, ठीक है। ध्यान से सुनो, 2007 में, 2007 तक ये सिर्फ
कुछ लिमिटेड इंडिविजुअल तक ही थी, बट 2007 के बाद इसको एक्सटेंड किया गया और जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन इंडिविजुअल्स थे उन सबको इस स्कीम में कवर किया गया। उसके बाद 2009 में इसको फर्दर एक्सपैंड किया गया था और इसके अंदर 2 स्कीम्स आई थी। कौन सी स्कीम्स आई थी? एक थी इंदिरा गांधी, ध्यान से सुनो, एक थी इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, ये जो लिखी हुई है, और दूसरी आई थी इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। पहली आई थी इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम और दूसरी आई थी इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। तो ये दो को हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने सिर्फ नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंदर जो नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम थी उसकी बैकग्राउंड देखी है। नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम आई 1995 में, पायलट स्कीम लॉन्च हुई, सभी को इसका बेनिफिट नहीं मिला, बट 2007 में इसको एक्सटेंड किया गया और सभी इंडिविजुअल जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन थे उन सबको इसका बेनिफिट दिया गया। उसके बाद 2009 में इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया और इसके अंदर 2 स्कीम्स और इंक्लूड करी गई, एक तो इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम और इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम का जब नाम चेंज हुआ, इसका नाम क्या चेंज हुआ? इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, बस इंदिरा गांधी वर्ड उसके साथ ऐड कर दिया। अब देखो इसके की फीचर क्या है। कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसकी एज 60 से अबव है, ठीक है, ओल्ड एज की है ना, तो 60 ओल्ड एज कंसिडर की गई। यहाँ पर बोला गया कि जो भी इंडिविजुअल है जिनकी एज 60 से ज़्यादा है और जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ये वर्ड याद रखना, जो बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, वो एलिजिबल है कि वो इस स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम में अगर आपको अप्लाई करना है, आपकी एज 60 से अबव होनी चाहिए और आप बिलो पॉवर्टी लाइन होने चाहिए। अब बेनिफिशियरी जो होंगे, ध्यान से सुनो, अब 60 से आपकी ऊपर एज है, आपने अप्लाई कर दिया, जो बेनिफिशियरी 60 से 79 की एज के बीच में होंगे उनको मंथली पेंशन मिलेगी 200 की। तो मतलब यहाँ पर मंथली पेंशन आपको दी जाएगी। जब आपकी एज 60 से अबव हो जाएगी, अगर आपके गांव में कोई पर्सन है उसकी एज 60 से अबव है और वो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली से बिलोंग करता है, तो आप उनको बोलो कि आप इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम में अप्लाई करो, वो अप्लाई करेगा, उसकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी हर महीने 200 रुपया, ठीक है। उसके बाद अगर वो पर्सन 80 से अबव हो जाता है या कोई 80 साल से अबव किसी की एज है, उसको मंथली पेंशन मिलेगी 500 रुपया। तो 80 साल से ऊपर अगर आपकी उम्र है तो 500 रुपया पेंशन, और अगर आपकी उम्र 60 से अबव है, 79 के बीच में है, तो आपको 200 रुपये पर महीना जो आपको पेंशन मिलेगी, ठीक है। सिंपल था। अब जो इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम जब 2009 की बात की, हमने देखा कि इसको 2 फर्दर पार्ट में एक्सपेंड किया गया, उन 2 को डिस्कस करते हैं। वो क्या थी? इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, तो जो विडोज हो जाती हैं उनके लिए एक पेंशन स्कीम लाएगी। अब विडोज पेंशन स्कीम 2009 में लॉन्च हुई, मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ ये नॉलेज आपको। इसमें क्या था कि फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी विडो वुमेन को जो बिलो पॉवर्टी लाइन। तो अगर कोई विडो वुमेन है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, आपके गांव में रहते हैं, तो आप उनको बोलोगे कि आप इस स्कीम में इनरोल करोगे। बस उनकी एज कितनी होनी चाहिए? 40 ईयर्स, एलिजिबल एज है 40 ईयर्स, 40 ईयर्स से ज़्यादा एज होगी और कोई विडो वुमेन है तो आप उनको बोलोगे आप किस में अप्लाई करो? इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम। उनको मंथली पेंशन कितनी मिलेगी? 200 रुपया। कितनी मंथली पेंशन मिलेगी? 200 रुपीज़। बट पहले इसको 200 रुपया रखा था, बट बाद में इसको रिवाइज करके 2012 में 300 कर दिया। मतलब 2012 के बाद 2009 में ये स्कीम स्टार्ट हुई ना, तो विडो को 200 रुपये मिलते थे पर महीने, बट 2012 में 200 रुपये से बढ़ा के 300 रुपया कर दिया। और ये ना जो स्कीम्स होती है मेनली इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स का बड़ा रोल होता है, क्योंकि मैंने भी सुना है हमारे नॉन में जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं वहाँ पर जाके इनरोलमेंट की जाती है, उनके थ्रू ही शायद इनरोलमेंट होती है। तो मतलब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल है आंगनवाड़ी का भी, इसीलिए आपके सिलेबस में ये इंक्लूड किया गया। तो आप ना ज़रूर एडवाइस करना अपने आगे पीछे अगर ऐसे लोग मिलते हैं। अगर तो आपकी एज 80 पहुंच जाती है, अगर किसी विडो की एज 80 से अबव हो जाएगी तो उसको कितना बेनिफिट मिलेगा? 500 पर मंथ। कितना बेनिफिट मिलेगा? 500 पर मंथ। अगर 40 से अबव है, आप एलिजिबल हो, आपको 300 रुपया पर महीना मिलेगा। बट अगर किसी विडो की एज 80 से अबव हो जाएगी तो उसको कितने पैसे मिलेंगे? 500 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब जो दूसरा कंपोनेंट था इसका, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। अब डिसेबिलिटी के लिए जो पेंशन स्कीम है उसमें क्या है? ये भी 2009 में इंट्रोड्यूस हुई। इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है वो इंडिविजुअल जिसकी एज 18 साल से अबव है और डिसेबिलिटी की परसेंटेज होती है 40%, 50%, कि इसमें कितनी डिसेबिलिटी है उसके हिसाब से यहाँ पे बोला गया है। जिसकी डिसेबिलिटी मोर देन 80% होगी और बिलो पॉवर्टी लाइन होगा, वो इंडिविजुअल इसमें इनरोल कर सकता है। तो इनरोल करने के लिए आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और आपको 80% से ज़्यादा डिसेबिलिटी होनी चाहिए
और आप बिलो पॉवर्टी लाइन अगर फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप इस स्कीम में इनरोल कर सकते हो। इसमें आपको मंथली पेंशन मिलेगी, स्टार्टिंग में मिली थी 200, बट इसको भी रिवाइज करके 300 कर दिया गया था 2012, मतलब 300 रुपया मिलती है। और 80 साल से ऊपर आपकी एज है तो सेम है ये विडो वाला। यहाँ पर आपको कितना बेनिफिट मिलेगा 500 पर मंथ। तो जो विडो के केस में था 300 रुपया पर महीना मिलेगा, वह विडो के केस में 40 साल से ऊपर उम्र होनी चाहिए, और 80 साल के बाद आपको 500 मिलेगा। सेम यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है, डिसेबिलिटी में 18 साल से ऊपर उम्र, 80 साल से 80% से ज़्यादा डिसेबिलिटी, प्लस आप जो है बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली से बिलोंग करने चाहिए तो आपको हर महीने 300 रुपया मिलेगा, और अगर आपकी एज 80 ईयर से अबव हो जाएगी तो आपको 500 रुपये पर महीना मिलेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आपने एग्जाम के लिए याद रखना है, वो क्या है। अब देखो ये जो स्कीम है 1999 में आपको पता है NOAPS स्कीम लॉन्च होगी, आपको पता है। अब जब ये स्कीम लॉन्च हुई, मैंने आपको बोला ये स्कीम पायलट थी, इसमें सारे इंडिविजुअल कवर नहीं हो रहे थे। अब जो इंडिविजुअल कवर नहीं हो रहे थे उस टाइम, उनके लिए एक अन्नपूर्णा स्कीम चली। ठीक है, अन्नपूर्णा स्कीम कब चली, 2000 में लॉन्च हुई। इसका काम था कि फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, मतलब ताकि फूड की डेफिशिएंसी ना हो न्यूट्रिशन की लोगों को, तो फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ दोज सीनियर सिटीजन्स who though eligible have remained uncovered under the national old age pension scheme। मतलब देखो, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब उस टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस स्कीम के लिए एलिजिबल थे, बट गवर्नमेंट ने तो पायलट प्रोजेक्ट लगाया था, वो सभी इंडिविजुअल को उस टाइम पे कवर नहीं कर रही थी। तो गवर्नमेंट ने सोचा ऐसे इंडिविजुअल जो ऑल दो एलिजिबल है नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के लिए, बट हम उनको इस स्कीम का भी बेनिफिट नहीं दे रहे, उनको हम अन्नपूर्णा स्कीम के तहत क्या प्रोवाइड करेंगे, फूड प्रोवाइड करेंगे। तो ये उनके लिए था जो एलिजिबल थे नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के लिए, बट अभी गवर्नमेंट उनको नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम में नहीं ले रही थी। तो उनको क्या प्रोवाइड किया गया, 10 किलो फूड ग्रेन मिलेंगे पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 10 किलो फूड ग्रेन्स किसी भी फॉर्म में, चावल आटे के फॉर्म में हो सकते हैं, वो मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट उन सिटीजन को, ध्यान से सुनो, उन ओल्ड एज सिटीजन को जो ऑल दो एलिजिबल है नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के अंदर, बट अभी वो कवर नहीं हुए उस स्कीम के अंदर। अब इसके बाद हम देखेंगे, देखो जब ये स्कीम्स लॉन्च हुई, ध्यान से सुनो इस चीज़ को, इस पॉइंट को, जब ये स्कीम्स लॉन्च हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च करी NSAP, जिसके अंदर इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम आई, और डिसेबिलिटी वाली भी आई, और वुमेन के लिए भी आई, विडोज़ के लिए भी आई। अब डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उन्होंने इस स्कीम को एज बेस लिया, सभी स्टेट्स ने इस स्कीम को एज बेस लिया, और इस स्कीम के बेसिस में अपनी स्टेट गवर्नमेंट में थोड़ी इसमें चेंजेस करके स्कीम्स लॉन्च करी। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हरियाणा ने क्या किया, हरियाणा ने इसी स्कीम के बेसिस में, स्कीम यही थी इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इसी स्कीम के बेसिस में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने वो बोला कि जो भी रेजिडेंट हैं जिनकी एज 59 ईयर्स से अबव है, तो इन्होंने कितनी एज ली, 59 ईयर्स, और जिनकी एनुअल इनकम 2 लाख से कम है। इनका क्राइटेरिया क्या था, जिसकी एज 59 ईयर्स से ज़्यादा है और जिनकी एनुअल इनकम, एक साल की इनकम 2 लाख से कम है, वो इनरोल कर सकते हैं ओल्ड एज स्कीम में, उनको अलो किया गया ओल्ड एज स्कीम में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्राइटेरिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्राइटेरिया कुछ और था, इन्होंने अपने क्राइटेरिया में क्या रखा, इन्होंने क्राइटेरिया में बिलो पॉवर्टी लाइन वाला कंसेप्ट नहीं रखा। इन्होंने ये बोला कि जिसकी एज 59 से ज़्यादा है और जिसकी एनुअल इनकम 2 लाख से कम है, वो ओल्ड एज स्कीम में आएगा। तो मतलब डिफरेंट स्टेट्स ने अपने अकॉर्डिंग जो है इसको थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई किया, ये चीज़ याद रखना। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो इसके रिलेटेड स्कीम आई, उस स्कीम का नाम था इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो जम्मू कश्मीर में स्कीम का क्या नाम था, इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि जैसे हरियाणा ने इसको मॉडिफाई करा, वैसे हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो थी उसने भी इसको मॉडिफाई किया था। तो ये एक स्टेट स्पॉन्सर स्कीम है, और ये कौन हमारे स्टेट में इसको कौन चला रहा है, यूटी में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, वही इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम को चला रहा है, जहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है ओल्ड एज पर्सनस को, विडोज़ को, डाइवोर्सेस को, वुमेन इन डिस्ट्रेस, ट्रांसजेंडर्स को, और फिजिकली हैंडीकैप पर्सन। तो कौन कौन कवर किया जा रहा है, एक तो ओल्ड एज पर्सन होंगी, विडोज़ होंगी, डाइवोर्सेस को भी कवर किया जा रहा है, वुमेन इन डिस्ट्रेस वाली कंडीशन में कई बार वुमेन घर से निकाल दिया जाता है, दिस दैट, वो वाला कंडीशन पे भी उनको कवर किया जाएगा, ट्रांसजेंडर को भी किया जाएगा, और फिजिकली हैंडीकैप पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वालों को भी कवर किया जाएगा। अब ये जो स्कीम है, जो इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जम्मू कश्मीर की, इसको फंड किया जाता है प्लान एंड नॉन प्लान एक्स पे।
देखो प्लान एंड नॉन प्लान दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। प्लान एक्सपेंडिचर वो होते हैं जैसे गवर्नमेंट के 5 ईयर प्लान आते थे जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसको छोड़ के जो सारे हैं बाकी वो नॉन प्लान में आ जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ 50-50 शेयरिंग, मतलब 50% प्लान एक्सपेंडिचर से आएगा, 50% नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो काम करती है इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम में। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आपने ये याद रखनी कि जम्मू कश्मीर की स्कीम है, किस किस को यहाँ पर लिंक किया गया, ओल्ड एज पर्सन को, विडोज को, डाइवोर्सेस को, वुमेन इन डिस्ट्रेस, ट्रांसजेंडर एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इस स्कीम के क्या क्या की कंपोनेंट है, देखो ये थोड़ा ना फैक्चुअल डेटा है, एक दो बार देख लेना आपको क्लियर हो जाएगा। इस स्कीम में सबसे पहले अगर ओल्ड एज पर्सन की बात करें, जो पेंशन है ओल्ड एज पर्सन के लिए ISS के अंदर, इसमें क्या कहा गया है, 1,000 रुपया पर पेंशनर पर मंथ दिया जाएगा, उनके बैंक में डाल दिया जाएगा डायरेक्ट बेनिफिट मोड में, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधा उनके अकाउंट में 1,000 रुपया पर मंथ चला जाएगा जम्मू कश्मीर के ओल्ड एज के लिए। अब ओल्ड एज के लिए बोला गया है जो भी एप्लीकेंट जिसकी एज जो है 60 ईयर से अबव होगी, मैन के लिए, मैन जो 60 साल से ऊपर होगा और वुमेन जो 55 ईयर से ऊपर होगी, उनको ISSS के तहत 1,000 रुपया महीना मिलेगा। अब यहाँ पर एक क्राइटेरिया ये है कि उनकी जो इनकम है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे फादर है, अगर वो इस स्कीम के लिए अप्लाई करते हैं, अगर उनकी एज 60 से ज़्यादा है और वो इस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी एक ही क्राइटेरिया है कि उनकी इनकम जो है वो 75,000 से कम होनी चाहिए पर एनम, एक साल में उनकी इनकम 75,000 से कम होनी चाहिए, या दूसरी कंडीशन या वो बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी से बिलोंग है, मतलब उनका BPL कार्ड होना चाहिए, BPL फैमिली से बिलोंग करने चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, उनकी एज 60 से अबव है, तो उनको क्या मिलेगा, 1,000 रुपया पर मंथ। इसी तरह अगर मेरी मदर इस स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी एज 55 से अबव होनी चाहिए, या तो वो BPL फैमिली से बिलोंग करें, या उनकी जो 75,000 से कम उनकी इनकम होनी चाहिए, तो वो इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये क्राइटेरिया है जम्मू कश्मीर में। तो अगर आपने किसी को ओल्ड एज कोई पर्सन है आपके आसपास, तो अगर वो 60 क्रॉस है और वुमेन 55 क्रॉस है, आपको लग रहा है इनकी इनकम 75,000 से कम है, या आपको लग रहा है कि BPL फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको आप इस स्कीम के रिलेटेड ज़रूर एडवाइस करेंगे। नेक्स्ट, अगर वुमेन इन डिस्ट्रेस वाली कंडीशन है, उसमें क्या होता है कि वो सेम है, 1,000 रुपया मिलेगा डायरेक्ट बेनिफिट मोड की तरफ। और यहाँ पर ये कंडीशन है वुमेन इन डिस्ट्रेस के लिए, या तो वो वुमेन होनी चाहिए, विडो वुमेन होनी चाहिए, डाइवोर्स होनी चाहिए, या डिजर्टेड वुमेन, मतलब वो वुमेन जिनको घर से निकाल दिया जाता है या वो घर छोड़ देती है डिफरेंट डोमेस्टिक वायलेंस या कुछ रीजन की वजह से, ऐसी वुमेन है और उनकी एज 40 एंड 79 के बीच में है, ठीक है, कितने से 40 ईयर से 79 के बीच में, तो वो इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि उनकी इनकम जो है वो साल की 75,000 से कम होनी चाहिए, या वो बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी से बिलोंग करनी चाहिए। सेम स्कीम है, 40 से 79 एज, 75,000 से कम उनकी एनुअल इनकम होनी चाहिए, या वो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली से बिलोंग करने चाहिए। नेक्स्ट, इसी तरह फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए भी सेम है, 1,000 रुपया उनके अकाउंट में आ जाएगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड की तरफ। कंडीशन ये है कि एज जो है 18 से 79 ईयर के बीच में होनी चाहिए, और डिसेबिलिटी की परसेंटेज एटलीस्ट 40%, यहाँ पर कितनी है, 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी होनी चाहिए। और उनकी वही सेम कंडीशन है कि इनकम जो है वो 75,000 से कम होनी चाहिए एनुअली, और बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी से या वो बिलोंग करे, तो वो इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। तो फिजिकली चैलेंज के लिए क्या है, 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी, एज 18 से 79, और जो बाकी क्राइटेरिया तो सेम है कि 75,000 से ज़्यादा उनकी एनुअल इनकम नहीं होनी चाहिए, और वो बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी से बिलोंग करें। नेक्स्ट, पेंशन टू ट्रांसजेंडर, तो ट्रांसजेंडर के लिए भी है जो ISS का कंपोनेंट है, 1,000 रुपये उनको मिलेंगे, सेम है DBT के तहत, और वो ट्रांसजेंडर होने चाहिए, और उनकी इनकम जो है वो 75,000 से कम होनी चाहिए, वो बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी। सेम है सब में, 75,000 से कम एनुअल इनकम और बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी से बिलोंग करनी चाहिए। बाकी क्राइटेरिया में थोड़ी थोड़ी चेंजिंग है, वो आप देख लेना, एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये ISS स्कीम जो थी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत ही हो रही है, तो ये चीज़ आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखो इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये भी ओल्ड एज के रिलेटेड है। ये एक इंश्योरेंस स्कीम है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी कम पेंशन स्कीम है, मतलब एक तो इंश्योरेंस पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब आप एक पैसा दोगे गवर्नमेंट को, दे रहे हो आप, LIC के थ्रू हो रही है, तो LIC में आप एक पैसा दोगे। फॉर एग्जांपल अगर स्कीम का पीरियड है 10 साल, तो 10 साल के बाद आपको वो पैसा तो वापस मिल जाएगा, प्लस हर महीने
या आप मंथली बेसिस में क्वार्टरली करो, एनुअली करो, आपको पेंशन भी मिलती रहेगी 10 साल तक। तो ये इस तरह की स्कीम है। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में क्या है कि इंश्योरेंस कम पॉलिसी स्कीम है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है सीनियर सिटीजन को, और ये 4 मई 2017 को लॉन्च हुई थी, ठीक है। और इसको कौन प्रोवाइड करता है? LIC प्रोवाइड करती है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब इसके लिए क्या है कि एज जो है वो 60 ईयर या उससे अबव होनी चाहिए। आपकी अगर एज 60 साल से अबव है या 60 साल है तो आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हो। इसमें देखो पॉलिसी टर्म कितना है, 10 ईयर्स, मतलब 10 साल तक इसका लॉक इन पीरियड है। मतलब आपने आज पैसा यहाँ पर करवाया डिपॉजिट, आपने इंश्योरेंस लिया फॉर एग्जांपल आज से 10 साल के बाद आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। उस 10 साल के बाद वो पैसा लॉक हो गया, वो 10 साल के बाद मिलेगा। उसके बीच जो ये 10 साल है, 10 साल आपको पेंशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये स्कीम का बेनिफिट है। इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या है? मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा आप मैक्सिमम कितना पैसा इन्वेस्ट करते हो? 15 लाख। एक सीनियर सिटीजन मैक्सिमम कितना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है? 15 लाख। अब पेंशन मोड क्या, मतलब जो आपको पेंशन मिलेगी, मैंने आपको बोला पेंशन 10 साल तक आपको पेंशन मिलती रहेगी। वो पेंशन आप मंथली भी ले सकते हो, हाफ ईयरली भी ले सकते हो, 3-3 महीने के बाद भी ले सकते हो, क्वार्टरली जिसे कहते हैं, या ईयरली बेसिस में भी ले सकते हो। मंथली भी ले सकते हो, हाफ ईयरली भी, क्वार्टरली भी, ईयरली। बट बेनिफिट होता है ईयरली में, क्यों? क्योंकि ईयरली में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है और मंथली में कम होता है। मंथली में अगर आप पेंशन ले रहे हो तो आपको कम इंटरेस्ट रेट पे पैसे मिलेंगे, अगर आप ईयरली में ले रहे हो तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में आपको पैसे मिलेंगे। उसके साथ साथ इसका एक और बेनिफिट है, आप ना इससे, अगर आपने इस इंश्योरेंस स्कीम में अप्लाई किया तो आप इसमें लोन भी ले सकते हो। कितना लोन आपको मिलेगा? आप 70% ऑफ द 75% ऑफ द परचेज अमाउंट, मतलब जितनी आपने इंश्योरेंस करवाया, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम 15 लाख का इंश्योरेंस है, आपने 15 लाख का इंश्योरेंस करवा दिया, आप 75% 15 लाख का आप लोन ले सकते हो। बट कंडीशन ये है कि 3 साल हो जाने चाहिए आपको पॉलिसी। फॉर एग्जांपल मैंने आज बात करते हैं 2024 में किसी ने इसको इनरोल करा, अब 2024 में उसने 15 लाख वाली पॉलिसी ली है, ठीक है। जब वो उसका लॉक इन पीरियड क्या आ गया? 2034 है, मतलब 2034 के बाद उसको ये 15 लाख मिलेगा, उसके बीच इसको पेंशन मिलेगी। अब ये पर्सन चाहता है कि मैं लोन लूँ, ये पर्सन चाहता है मैं लोन लूँ, ये लोन भी ले सकता है। कितना लोन ले सकता है? इस 15 लाख का 75% ये लोन भी ले सकता है। बट ये लोन इसको कब मिलेगा? 2027 के बाद। 3 साल तो होने ही चाहिए इसको पॉलिसी लिए हुए, उसके बाद ये लोन ले सकता है। अगर ये चाहे 2025 में लोन लेना तो नहीं मिलेगा, 2027 के बाद इसको 75% ऑफ परचेजिंग अमाउंट, जितने की उसने ली हुई है इंश्योरेंस पॉलिसी, उतने का लोन जो है वो ले सकता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट इज, ये जो स्कीम है इंश्योरेंस की, इसमें कोई भी GST नहीं लगता, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ये एग्जाम में पूछा भी गया था, ठीक है। तो इसको एग्जाम्प्ट रखा गया है GST से। मिनिमम पेंशन, सबसे कम पेंशन अगर आप मंथली बेसिस में लगाना चाहते हो वो कितनी होगी? 1000, और ये 10,000 पर मंथ भी जा सकते हैं। डिपेंड करेगा ना, आप जितना बड़ा इंश्योरेंस लोगे उतनी मंथली पेंशन आपकी ज़्यादा बनेगी, आप कम इंश्योरेंस लोगे तो उसकी मंथली पेंशन कम बनेगी। 1000 से लेकर 10,000 तक की पेंशन जो है मंथली जा सकती है। अब यहाँ पर जो रिटर्न मिले, मतलब कितने इंटरेस्ट पे आपको पेंशन मिलेगी, वो इंटरेस्ट रेट 7.4% है। अगर आप एनम पर एनम पेएबल है, ठीक है। अगर आप मंथली लेते हो तो 7.4% इंटरेस्ट के हिसाब से चलेगा आपको, और अगर आप एनम के हिसाब से लेते हो, मतलब ईयरली लेते हो, तो आपको 7.66% पड़ेगा। मैंने आपको यही बोला ना, डिपेंड करता है आप पेंशन जो है महीने की लगाना चाहते हो या साल की। अगर आप महीने की पेंशन लगा रहे हो तो आपको 7.4% एनुअली इंटरेस्ट रेट पे आपको पेंशन मिलेगी। अगर आप ईयरली बेसिस में लगा रहे हो तो 7.66%, तो ज़्यादा किस में है? 7.6 है। मतलब अगर ईयरली बेसिस में लगा रहे हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट है, 7.66% के हिसाब से आपको क्या मिलेगी? पेंशन मिलती रहेगी। बट एक बार आपने मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली ईयरली सेलेक्ट कर लिया, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते हो, तो सोच समझ के लेना चाहिए। अगर आपने मंथली ले लिया तो आपको मंथली ही पेंशन मिलेगी, अगर आपने एक बार ईयरली सेलेक्ट कर लिया तो आपको ईयरली ही पेंशन मिलेगी। नेक्स्ट, इनिशियली जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तो ये 31 मार्च 2020 तक थी, बट लेटर इसको एक्सपेंड कर दिया है, अब ये 31 मार्च 2023 तक थी, ठीक है। 3 साल इसको एक्सपेंड किया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इनरोल कर पाएँ और ये इंश्योरेंस कम पॉलिसी स्कीम का जो है वो पेंशन स्कीम का बेनिफिट उठा पाएँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें क्या है, ये पेंशन स्लैब जो है बताए हुए, देखो क्या है। मिनिमम पेंशन 1000 मिल सकती है अगर आप मंथली ले रहे हो, क्वार्टरली ले रहे हो 3000, हाफ ईयरली ले रहे हो 6000, और ईयरली ले रहे हो तो 12000 मिनिमम पेंशन आपको मिल सकती है। मैक्सिमम पेंशन मंथली इतनी है, क्वार्टरली इतनी है, ये सारा लिखा हुआ है, हाफ ईयरली और
ईयरली डिपेंड करता है आपने कितने का इंश्योरेंस लिया। मिनिमम इंश्योरेंस जो आपने लेना है वो आप 1,56,658 का ले सकते हो, और मैक्सिमम इंश्योरेंस 15 लाख का, ये मैंने आप ऑलरेडी बता दिया है। 15 लाख से ज़्यादा आप इंश्योरेंस नहीं ले सकते हो। पेमेंट कैसे होगी? डायरेक्टली आपके बैंक में, और लोन की फैसिलिटी भी है। मैंने आपको बोला 3 साल के बाद, पॉलिसी के 3 साल के बाद आप लोन ले सकते हो। 75% आपकी जो आपका परचेज अमाउंट है, कितने की आपने पॉलिसी ली उसका 75% आप ले सकते हो। तो अगर आप ईयरली बेसिस में ले रहे हो तो मिनिमम परचेज आपको इतने की पड़ेगी, मैक्सिमम इतने की पड़ेगी। हाफ ईयरली बेसिस में ले रहे हो, मिनिमम परचेज इतने का होगा, मैक्सिमम इतने का। क्वार्टरली ले रहे हो इतने का, और मंथली अगर आप ले रहे हो तो इतने का पड़ेगा। देखो मंथली में ज़्यादा पड़ता है ना, और जो ईयरली है उसमें कम पड़ता है। क्यों? क्योंकि ईयरली में मैंने आपको देखा इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होता है, तो ईयरली में ज़्यादा बेनिफिट है और मंथली में कम होता है। बट इसमें आपको बिल्कुल बेनिफिट है, क्योंकि आपको एक तो यहाँ पर पेंशन मिल रही है, उसके साथ साथ जो है आपको एट द एंड ऑफ द, जब आपकी पॉलिसी खत्म होगी, आपको इंश्योरेंस का पैसा भी मिल जाता है। ठीक है, आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू। ये कुछ ओल्ड एज और डिसेबिलिटी के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो इस टॉपिक में मैंने कवर करने की कोशिश करी है। एक दो बार इसको ध्यान से सुनना, फैक्चुअल बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, समझाने वाला जितना था वो एस्पेक्ट मैंने आपको समझा दिया। आपको मैंने एक काम दिया कि आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, और अगर आप चाहते हो कि कौन से टॉपिक के रिलेटेड सुपरवाइजर के लेक्चर्स लाने चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताना, उस पर लाने की हम कोशिश करेंगे। अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो टू अदर्स जो बच्चे सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो, उनको ज़रूर इस कंटेंट को आप शेयर करना। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।